हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम आप लोगों के लिए लाए हैं नई सेशन नया सेशन और न्यू सिलेबस। दोस्तों, जो हमारे चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं एनसीईआरटी पैटर्न में, हम उनको नहीं पढ़ाएंगे। जो जो हमारे पास सिलेबस में है केवल और केवल उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 10 का नया सिलेबस और नया चैप्टर। नया चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो मिनिमम 6 नंबर में पूछा ही जाना है। 6 नंबर देकर जाएंगे मात्र इस वीडियो में, इसीलिए बने रहें लास्ट तक। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरे कम से कम 6 नंबर। यह वीडियो जो है बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाया जाएगा और जो 0 से 0 बच्चे हैं, अर्थात जिनको आज तक गणित समझ में नहीं आई, इस वीडियो से वो पूरी की पूरी गणित या पूरी की पूरी ये वास्तविक संख्याएं सीख के जाएं। इसीलिए बने रहिए अंतिम तक और छोड़ के ना जाइए इस वीडियो को। चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याएं। तो हमारे पास मेन चीज क्या होती है? संख्याएं, नंबर्स। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं, एक काल्पनिक संख्याएं। एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हमें इस चैप्टर में कक्षा 10 में पढ़नी है और जो काल्पनिक संख्याएं हैं वे हमें कक्षा 11वीं में सम्मिश्र संख्या के अंदर पढ़नी है। दोस्तों, वास्तविक संख्याएं भी कई पार्ट में होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से संख्याएं वास्तविक होती, या हम कह सकते हैं जिनमें कुछ वास्तव में मान हो, जिनका मान कुछ वास्तविक हो, वे सब संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो जो काउंटिंग हम करते हैं, काउंटिंग कहां से करते हैं? 1 से करते हैं और आगे डॉट 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 जाते रहते हैं, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या क्या होती है, ये सीखने के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। वह वीडियो जो हमारा रहेगा आओ गणित कैसे सीखें, उस वीडियो में हमें इन चीजों के बारे में अध्ययन मिल जाएगा। तो हम यहां पर आपको जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा सिलेबस है, इस चैप्टर में केवल 2 चैप्टर बचे हैं, 1.1, 1.2। तो दोस्तों, जो हमारा पहले का चैप्टर था, पहला सिलेबस था पहले का, वहां पर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक था। अब हमारे पास केवल 2 ही चैप्टर बचे हैं, 1.1, 1.2। दोस्तों, जो हमारे पास पहले था 1.1 वो रिड्यूस हो चुका है, तो जो पहले 1.2 था वो यहां पर 1.1 है। जो वहां पर पहले 1.3 था वो यहां पर 1.2 है और बाकी सब चीज कट गया है। दोस्तों, हम देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर पे 1.1 में क्या है। तो हम देखते हैं किताब को। किताब मिल गई हमें, ये हमारे पास पुरानी किताब है, लेकिन हमने रिड्यूस सिलेबस निकाल लिया है। जो सिलेबस बचा हुआ है वो निकाल लिया है, रिड्यूस को उड़ा दिया है। तो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, हमारे पास गुणनखंड करने हैं, जो भी संख्याएं दी जाएंगी उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ये हम कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं में सीख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाए 144, तो 144 गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करेंगे, अर्थात इनको छोटी छोटी संख्याओं से काटनी है। जो अभाज्य संख्याएं हैं उनसे इनको काटनी होती है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं, तो हम पहले अभाज्य संख्या के बारे में समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो खुद से कटे या फिर
1 से कटे। वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल खुद से कटती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो खुद से कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमारे पास संख्या 2, ये 2 संख्या है, अंक 2 है, यह 2 केवल और केवल 2 से कटती है, किसी और से नहीं कटती, इसलिए 2 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगी। और 3 क्या है? ये 3 है, ये भी खुद से कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी, इसलिए ये भी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 4 2 से कटता है, इसलिए अभाज्य नहीं होगी। 5 जो है वो खुद से कटेगी, इसलिए भी अभाज्य होगी। 6 3 से कटता है और 2 से कटता है, इसलिए अभाज्य न होकर ये दोनों संख्याएं भाज्य होंगी। क्या होंगी? भाज्य होंगी। और 2 3 5 ये संख्या क्या होंगी? अभाज्य होंगी। उम्मीद करते हैं आप ये समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। कोई भी संख्या दी जाए, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड, उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो हमारे पास जो भी संख्याएं हैं उनको अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 13 से काटेंगे। डॉट जो अभाज्य संख्याएं केवल उन्हीं से हमें डिविजिबल करनी है, या उन्हीं से हमें केवल भागफल करना है, उन्हीं पे भाग देना है। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं 2 से कटने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, ये हम पहले समझते हैं। जैसे हमारे पास आ जाए 156 के गुणनखंड करें, 156 के गुणनखंड करें, तो हमें ही नहीं पता चल पा रहा कि भाई कैसे कटेगा, 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 7 से कटेगा कि 9 से कटेगा। तो हम पहले सीखेंगे ये किससे कटेगा। तो वही चीज हम सीखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो केवल 2 से कट जाएंगी या 2 से उस संख्या कट जाएगी। तो हमारे पास 2 से विभाजित संख्या क्या होती हैं? यदि संख्या के यदि संख्या के इकाई अंक, संख्या के इकाई का अंक 0 हो, क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गई होगी कि अगर इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं। एच हमारे पास आ जाए 1 7 3 2 6 5 8, आखिरी में क्या है? 8, इकाई में क्या है? 8। तो इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो यह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी, शेष फल कुछ भी नहीं बचेगा। अगर कोई भी संख्या पूरी तरह से डिविजिबल हो रही है तो वहां पर शेष फल अर्थात रिमाइंडर नहीं बचता, तभी वह मानी जाती है कि संख्या पूरी तरह से विभाजित है। क्लियर? हमारे पास ये है, तो ये 2 से विभाजित है। अगर आ जाए 126 2 से विभाजित है, क्या है लास्ट में? 6, क्या है हमारे पास? 6। अगर 6 का एक अंक है तो 2 से वो संख्या कट जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे आते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होंगी हम समझते हैं। अगर कोई भी संख्या हो तो हम क्या करेंगे? कोई भी संख्या दी जाए तो उसके अंकों का योगफल करेंगे। क्लियर?
अंकों क्या करेंगे, योगफल करेंगे। यदि अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल है, अंकों का योगफल 3 से विभाजित है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब हम देखते हैं 1 7 8 9, हाँ, और 2, ये हमारे पास संख्या है। इसके अंकों का योगफल करें, 1 7 8, 7 1 8, 8 8 16, 16 9 25, 25 2 27, योगफल क्या आया 27। अंकों का योगफल क्या आया 27। अब 27 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 9 27। अब ये 27 डिविजिबल है तो इसमें हम 3 का भाग देंगे तो ये संख्या भी कट जाएगी। देखते हैं, 3 से भाग देते हैं, 17 89 2, भाग देकर चेक कर लेते हैं। 3 5 15, 2 8 उतारो, 3 9 27, 1 9 उतारो, 3 18, 1 2 उतारो और 3 चौको 12, रिमाइंडर क्या आया 0, शेषफल क्या आया 0, शेषफल क्या आया 0। तो हमारे पास पूरी की पूरी यह संख्या 3 से डिविजिबल है। तो हम समझते हैं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, 4 से हमें काटना नहीं, काटना है तो 5 से काटना है। तो हम आगे आते हैं, 5 से कटने वाली संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। बेटा 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या करते हैं, अगर इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है। जैसे आते हैं 2 6 5 2 5 या 1 3 6 3 0, ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है। तो हम अब समय नहीं बर्बाद करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर नंबर आते हैं 1.1 न्यू सिलेबस का, ओल्ड सिलेबस का 1.2 है। ओल्ड जिसके पास ओल्ड बुक हो तो वो जाकर 1.1 देखेंगे और जिनके पास नई बुक है वो जाकर 1.1 देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं 1.1 न्यू सिलेबस। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो हम फटाफट क्वेश्चन नोट करते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है ना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 140, सेकंड क्वेश्चन है 156, थर्ड क्वेश्चन है 38 25, अगला क्वेश्चन है 5005, अगला क्वेश्चन है 74 29। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। तो हमें गुणनखंड करने हैं इन क्वेश्चनों के। तो हम पहला उठा लेते हैं 140। तो 140 के गुणनखंड करने हैं तो 140 इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना। जिनको भाग देने में प्रॉब्लम जाती है तो आप भाग देख लेंगे, जिनको नहीं जाती तो आप काट लेंगे। लास्ट में क्या है 0, 2 से कटेगा, 2 सते 14, खत्म, बचेगा 0, उतार देंगे 0। लास्ट में क्या है 0, तो 2 से फिर से कटेगा, 2 3 6, अब यहां पर 1 हासिल बचेगा, 1 और 0 10 बनेगा, 2 पंचे 10। अब लास्ट में क्या है 5, अंकों को योगफल करें, 5 3 8, 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से हम काटेंगे नहीं, काटेंगे तो 5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35। अब 7 अभाज्य संख्या तो 7 का नम 7, तो इसको हम देखें गुणनफल के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो 140 गुणनखंड क्या हुए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब जो 2 बार होते हैं तो उनको पावर चढ़ा देंगे 2,
और लिख देंगे 5 गुणे 7। ये आपके हो गया 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब आगे आते हैं 156 सरल है, ये अपने आप कर लीजिएगा। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे, और जिनको अगर सेकंड ना आए तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि प्लीज सॉल्व सेकंड क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सलूशन दे देंगे। तो हम आते हैं थर्ड नंबर क्या है, 38 25। 38 25 अब इसको गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से नोट कर दो 38 25, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, योगफल क्या है 18। आखिरी में 5 है, 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटना पड़ेगा, तो अंकों का योगफल करेंगे। तो 8 3 11 2 15, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। 18 क्या होता है 3 से डिविजिबल, तो योगफल क्या आया 18। 18 क्या है 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो हम काटते हैं 3 से, 3 एकन्नम 3, खत्म। 8 बचेगा इधर, 3 दूना 6, 2 शेषफल बचेगा 2, 2 क्या हो जाएगा 22, 3 सते 21, 1 बचेगा 3 बचे 15, आपका आया 12 75। ठीक है, अब फिर से करेंगे 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 3 से डिविजिबल है। 3 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक, 5 2 7, 7 4 11। अब 11 3 से कटता है नहीं कटता, तो किससे काटेंगे 4 से काटेंगे नहीं, 5 से काट के चेक करते हैं। 5 में क्या होती कंडीशन, आखिरी में 5 हो या 0 हो, तो आखिरी में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 अठे 40, 2 बचेगा 2 5, 5 5 25, फिर 5 से काटो, 5 का नम 5, 3 से 5 सते 35, 17 अभाज्य है तो 17 से कटेगा, 17 का नम 17। तो लिखेंगे 38 25 इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 दो बार है तो 3 की पावर 2, 5 दो बार है तो 5 की पावर 2 गुणे 17। ये आपके पास हो गया 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। अब अगला क्वेश्चन क्या है 5005। 5005, तो आगे आते हैं 5005 पर। पांच हजार पांच यहां पर लिखेंगे 5005। 5 5 लास्ट में 5 है, 2 से कटना नहीं तो काटेंगे 3 से, 5 5 10, 10 3 से कटनी नहीं तो काटेंगे हम 5 से, तो 5 से काटेंगे 5 एकन्नम 5 0 0 5, सॉरी 5 एकन्नम 5। ठीक है ना, आई बात सुनने। अब हम किससे काटेंगे, किससे काटेंगे 7 से काट सकते हैं। कैसे, सम स्थान, पहला स्थान तीसरा स्थान, दूसरा स्थान चौथा स्थान के अंकों का योगफल क्या है बराबर है, तो हमारे पास से 11 से कट जाएगा। तो 11 से काटने के देखो तो 11 नहीं 99, एक बचेगा, एक एक 11 करना 11। अब किससे कटेगा, तो किससे कटेगा 7 से कटेगा। 7 से काट दो, 7 का नम 7, 2 7 त्रिक 21, 13 से काट दे दे, 13 का नम 13। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हमारे पास 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। दोस्तों अब हमारे पास अगला है 7429। इसको आप करिएगा, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, और हम देंगे आपको सॉल्यूशन। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हमारे पास इस सवाल पे क्या है कि आपके पास दो नंबर दिए जाएं, एक नंबर 1 एक नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन समझते हैं पहले। दो नंबर दिए गए, नंबर 1 नंबर 2, इनका एक एलसीएम होगा, क्या होगा, एलसीएम, और एक इनका आएगा एचसीएफ निकल कर, इनका एक निकल कर क्या आएगा, एचसीएफ, एक निकल कर आएगा एलसीएम। तो सिद्ध कर करना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू N1 गुणे N2, N1 गुणे N2, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। N1 गुणे N2 बराबर क्या सिद्ध करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारे पास जैसे आ जाए कि 12 और 16 का लासा एलसीएम और एचसीएफ इनका निकाल लें, 12 और 16 का लासा और 12 और 16 का मासा निकाल लें, और फिर हमें क्या करेंगे, 12 गुणे 16 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो हमारे पास एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे इनके गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो गुणनखंड करने के लिए 12 गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 6 बार जाएगा। अच्छा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 3 6। आप 16 कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये हमारे पास 16 गुणनखंड हो जाएंगे। 16 गुणनखंड हो गए ना। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन पार्ट होते हैं उनको एक बार लिखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो ये हम एक बार लिख देंगे। इस प्रकार से कॉमन पार्ट 2 गुणे 2, ये लिख दिया। और जो कॉमन वॉमन नहीं है उन सब उतार देंगे, तो 1 2 गुणे 2 गुणे 2, ये उतार दिया, ये उतार दिया, उतार दिया, ये बचा, इसको उतार देंगे, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। इसे क्या कहते हैं, एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये हम समझते हैं। एचसीएफ जो कॉमन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एचसीएफ। तो इस कॉमन पार्ट क्या है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 2, ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा 1.1 का दूसरा का पहला है 26 और 91 का एलसीएम निकाले और एचसीएफ निकाले। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 26 बराबर 91 बराबर 26 बराबर 26 गुणनखंड कर लेंगे 26 की, 2 से कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है। 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 2 3 6, 13 से काटेंगे, 13 क्यों, अभाज्य संख्या है। 91 काटो, 7 से काटो, 13 7 91, 13 से काट दो, खत्म कहानी। हो जाएगा 2 गुणे 13, ये हो जाएगा 7 गुणे 13। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो कॉमन पार्ट, तो एक बार बाकी सब नोट करें, 2 गुणे 7 गुणे 13। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मतलब महत्तम समाप्त वर्त्य, एलसीएम मतलब लघुत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ, तो हो जाएगा एचसीएफ 13। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है N1 गुणे N2 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। N1 क्या है, 26 गुणे 91, एलसीएम क्या है, 2 गुणे 7 गुणे 13 और गुणे 13। गुणा करवाओ, इधर नोट करो, गुणा करवाओ, इधर नोट करो, बराबर आए, लिख देंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस हमें ये टॉपिक करना है। तो अगला क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92।
सेकंड नंबर है 510 एंड 92। तो हम क्या करेंगे, 510 के गुणनखंड करेंगे, 92 गुणनखंड करेंगे। तो 510 गुणनखंड कर लो भैया, इधर 2 से काटो, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब किससे काटेंगे, 5 5 10, 10 2 12, 3 से कटेगा 3, 3 अठे 24, 1 3 पचे 15। अब किसे काटेंगे, 8 5 13 होता है, 13 3 से कटता नहीं, 5 से काटो, 5 का नंबर 5, 3 5 सते 35। अब काट दो 17 से, खत्म कहानी। लिख दो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 किससे काटेंगे, 2 से काटो, 2 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 23 और 23 1, 2 गुणे 2 गुणे 23। एलसीएम लेना है, एलसीएम दोनों में कॉमन क्या है, 2 गुणे 2, 2 2 है ना। अब आगे सब नोट कर दो, गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। हम एक कोशिश करेंगे कि हम छोटे से बड़े क्रम की ओर लिखें। जो गुणनफल लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल लिखेंगे, गुणनखंडों का लिखेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलें, ज्यादा बेटर होता है। एचसीएफ हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 2, एचसीएफ हो जाएगा 2। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है N1 गुणे N2 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम दाया पक्ष ले लेंगे, दाया पक्ष क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ क्या बेटा 2, एलसीएम क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब जो गुणनफल आए वो नोट कर देंगे, अब बाकी हम हल कर देंगे। क्लियर, यहां पर अंक निकाल देंगे। और बाया पक्ष ले लेंगे, बाया पक्ष क्या है 510 गुणे 92, N1 गुणे N2, N1 क्या है 510, N2 क्या है 92, गुणनफल कर देंगे, हमारे पास आंसर बराबर आ जाएगा। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 और 54। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, और अगर ना आए तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स आंसर प्लीज। तो अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 12, 15 और 21, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले 12 लिखेंगे इस प्रकार से, 15 लिखेंगे इस प्रकार से, 21 लिखेंगे इस प्रकार। एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो 12 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 3 है, ये हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, अब तीनों में कॉमन 3, तो एक बार लिखेंगे, बाकी सब उतार दो, 1 2 3 सब लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 5 3 3 एक बार है, लिख दिया 5 गुणे 7, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 का सेकंड। ये हमारे पास है 17, 23 और 29। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 17 लिखेंगे इस प्रकार से, 23 लिखेंगे इस प्रकार से, 29 लिखेंगे इस प्रकार से। 1 गुणे 17, 1 गुणे 23 और 1 गुणे 29। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, सब लिख देंगे एक बार, 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा हम स्पीड में बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर 9 और एलसीएम
306 657 ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, n1 क्या है 306, n2 क्या है 657, HCF क्या है 9, हमें क्या ज्ञात करना है LCM। मतलब ये जो इस प्रकार से लिखा हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या है, इनका HCF क्या है 9, कि पहली संख्या दूसरी संख्या का LCM क्या होगा ये मतलब है। तो n1 क्या होगा 306, n2 क्या होगा 657, HCF क्या है 9, LCM ज्ञात करना। तो हम जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा, क्या पढ़ चुके हैं n1 इंटू n2 बराबर LCM गुणे HCF। n1 का मान क्या है 306 गुणे 657, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान क्या है 9, गुणे में 9 है इधर आएगा भाग में, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे क्या हो जाएगा 9 से काटो, 9 का नम 9, 9 त्रिक 27, 3 9 चौको 36, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 657 गुणे 34। अब गुणा करवाएंगे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और हासिल 2, 20 2 22 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 2 26 गुणे 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 बचे 15, 15 2 17, 3 छंग 18, 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12 1 1 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 22 33 8, यह हमारा एलसीएम हो गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है 8 9 25, 8 9 25, ये क्वेश्चन आपके पास आपके लिए रहा। अगर ना आए तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में 3 का थर्ड, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे इनके सोल्यूशन देंगे, फिर इस चैप्टर के आगे के चैप्टर हल करेंगे। तो अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, हम 6 के पावर n इस प्रकार से लिखेंगे, 6 के पावर तो 2 गुणे 3, हम लिख सकते हैं 6 के पावर का होल पावर n। अब 6 क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का होल पावर n। अब बेटा अंक शून्य लाने के लिए 10 का गुणनखंड होना आवश्यक है। अर्थात हमारे पास केवल 10 ऐसी संख्या है, लास्ट में 0 वाली एक ऐसी संख्या है जिनके शून्य अंक आएगा। हमारे पास अगर 4 की पावर n आए तो शून्य नहीं आएगा, 5 की पावर n आए तो शून्य नहीं आएगा, 3 की पावर n कुछ आए शून्य नहीं आएगा, और 2 की पावर n आए तो शून्य नहीं आएगा। 2 गुणे 5 का होल पावर कुछ भी आए तो हमारे पास शून्य हो जाएगा। अर्थात क्या लिखेंगे, चूंकि 2 गुणे 3 मतलब क्या है कि अगर हमारे पास गुणनखंड यदि गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का होता तो 6 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता था, लेकिन ये 2 गुणे 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हमें बस इतना ही लिखना, इसका सॉल्यूशन हमें नहीं करना। तो हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13। अगला क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे? ये संख्या उठाएंगे, इसमें कॉमन क्या ले लेंगे? 13। क्या बचेगा? 7 गुणे 11 अब गुणे 1 अब प्लस 1। 13 गुणे 11 77 और 77 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 13 गुणे 78। अब हमारे पास ये जो संख्या भी आएगी तो कम से कम दो संख्याओं गुणनफल है कि नहीं। अब यहां पर करते हैं, इसमें कॉमन क्या है? 5। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 ये आई। तो हमारे पास यह संख्या और यह संख्या दो संख्याओं के कम से कम दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या है? भाज्य है। भाज्य क्या होते हैं? कि कोई भी संख्या किसी अन्य संख्या से कट जाए। अब जैसे इनका गुणनफल कुछ भी आए और गुणा करवा देंगे तो जो गुणनफल आएगा तो 5 से तो कट ही रहा है ना। यहां पर गुणनफल करवाएं और जो गुणनफल आएगा 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 78 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? क्योंकि 78 गुणनफल तो है। जो 78 गुणनफल है तो 78 से कटेगा भी। और हमारे पास ये जो आएगा गुणनफल करेंगे 5 से तो 5 से तो कटेगा और ये संख्या से भी कटेगी क्योंकि इसका भी तो गुणनफल हो रहा है। तो लिखेंगे कि क्योंकि ये संख्याएं, इन संख्याओं गुणनफल कम से कम दो संख्याओं से विभाजित है, अतः यह संख्या भाज्य होगी। यह संख्या कम, इनका गुणनफल लिखेंगे 13 गुणे 78 गुणनफल कम से कम दो संख्याओं से विभाजित होगी, अतः यह संख्या भी भाज्य होगी। हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7वां है और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन लिखा है कि एक वृत्ताकार पथ है। क्वेश्चन नंबर 7वां, एक वृत्ताकार पथ है। इस पथ पर दो लोग हैं, एक का नाम है सोनिया और एक का नाम है रवि। सोनिया रवि, सोनिया और रवि। सोनिया जब एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं और रवि जब एक चक्कर लगाता है उसको 12 मिनट लगते हैं। तो कहा जा रहा है कि एक साथ दौड़ना चालू किए तो एक साथ वे एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे। तो अगर हमारे पास दौड़ना चालू करें, अभी 6 बजे हैं, कितना मान लेते हैं? 6। तो ये जब सोनिया दौड़ेगी तो यह यहां पर 6:18 पे आएगी और रवि यहां पर दौड़ेगा तो 6:12 पे आएगा। 6:12 पे आएगा, आए कि नहीं आएगा? जब सोनिया आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, तो ये 6:24 में आएगा रवि और ये आएगा 6:36 पे, आए कि नहीं आएगा? और जब रवि तीसरी राउंड करेगा तो हमारे पास रवि आ जाएगा तीसरी राउंड पे 6:36 पे। 12 मिनट में पहली राउंड रवि की, 12 मिनट पहली राउंड, दूसरी राउंड 24 पे और तीसरी राउंड 36 पे। सोनिया की पहली राउंड 18 मिनट पे हो जाएगी, दूसरी राउंड 36 मिनट पर होगी। तो हमारे पास 36वें मिनट पर दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, अर्थात 6:36 पे इसी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ये तो हम समझ चुके, लेकिन करेंगे क्या कि जो हमारे पास समय दिए जाए उनका हम निकालेंगे लासा और खट्टे से हम आंसर निकाल देंगे। तो हमारे पास 18 और लिखेंगे 12। 18 का जगह 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? हमें एलसीएम हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, तो 2 गुणे 3 और ये नोट कर देंगे 3 गुणे 2, 2 3 6, 2 3 6 6 36। तो वे दोनों आपस में 36 मिनट बाद मिलेंगे, वो भी प्रारंभिक बिंदु पर। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली पे 1.2 पे।